Hello, good afternoon, student. Today we study about the oral cancer. Yesterday we have seen the nursing management of the patient in oncological condition. ठीक है, तो हमने हमने पढ़ा था कि डेफिनेशंस के बारे में, हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑन्कोलॉजी, हमने कैंसरस सेल के बारे में पढ़ा था एंड सेलुलर बॉडी ऑफ कैंसर सेल, जिसमें हमने नॉर्मल सेल देखा था और एबनॉर्मल सेल देखा था, उनके कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में देखा था और फिर हमने ये देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैलिग्नेंट सेल क्या होते हैं। ठीक है, तो नाउ वी हैव सीन व्हाट एंड डायग्नोसिस भी हमने पढ़ा था। तो अब हम देखेंगे ओरल कैंसर के बारे में, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे कॉमन, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिनाइन और मैलिग्नेंट क्या होता है। बिनाइन कैंसर जो स्प्रेड नहीं होता, ठीक है, जो इनहिबिट करता है स्प्रेड होने में, है ना, और इस तरीके से। पर जो मैलिग्नेंट कैंसर है, ठीक है, वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, अदर पार्ट्स को भी डिस्ट्रॉय करता है, वहां पे भी कैंसरस सेल ग्रो करवाता है, राइट। सो आज हम ओरल कैंसर से स्टार्ट करते हैं। ओरल कैंसर इज अ मैलिग्नेंट cancer. So here we will start. Oral cancer is a part of a group cancer called head and neck cancer. Oral cancer or a mouth cancer can develop any part of the oral cavity or oropharynx, including the lips, tongue, hard and soft palate, salivary gland, lining of the cheek, floor of the mouth, and gums and the teeth. ओरल कैंसर एक ग्रुप ऑफ कैंसर है जो कि हम इसको हेड का या फिर नेक का कैंसर भी कहते हैं। ओरल कैंसर, जिसको हम माउथ कैंसर भी के नाम से भी जानते हैं, ये कहीं भी ओरल कैविटी के किसी भी पार्ट में डेवलप होता है, जैसे कि ओरोफैरिंग्स में, ओरोफैरिंग्स इंक्लूडिंग द लिप्स। ठीक है, ओरोफैरिंग्स क्या होता है, फैरिंग्स और ओरल कैविटी को जोड़ के ओरोफैरिंग्स बना है। ठीक है, ये हमारे लिप्स, टंग, हार्ड और सॉफ्ट पैलेट में, सिलेवरी ग्लैंड में, हमारे गालों की जो लाइनिंग है वहां पर, और माउथ में गम्स में और टीथ में, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर के बारे में। तो यहाँ पे टबैको, अल्कोहल, chronic irritation, sun exposure, a personal history of head and neck cancer, human papilloma virus इन्फेक्शन की वजह से या एज और सेक्स की वजह से भी ये कैंसर स्प्रेड होता है। तो इसका मेन कॉमन कॉज है टबैको और अल्कोहल। जनरली हमको देखने को मिलेगा कि जो तम्बाकू का सेवन करते हैं या फिर जो टबैको यूज करते हैं, दे ऑल आर यूज टू इट, एंड उसके पाउच के पीछे भी लिखा होता है कि कैंसर, ओरल कैंसर का रिस्क है इसमें, but they should eaten all of the time, and then it leads to a oral cancer or gum cancer or a cheek cancer or whatever it should be. ठीक है, तो टबैको में क्या हो रहा है, यहाँ पे मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, कई लोगों को ओरल कैंसर से सफर कर रहे हैं। इंडिया में मोस्ट of 75% of people intake tobacco and they used to it, and then it leads to oral cancer. So here alcohol as well, it plays a role in oral cancer. Okay, फिर इसमें क्रॉनिक इरिटेशन हो रहा है माउथ में, जैसे कि अल्सर वगैरह होना, है ना, सन एक्सपोजर की वजह से, यूवी रेडिएशन की वजह से ओरल कैंसर हो रहा है, या फिर पर्सनल हिस्ट्री हो हेड कैंसर की या नेक कैंसर की, तो उस वजह से भी इधर स्प्रेड हो गया। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम HPV वायरस भी बोलते हैं, या फिर एज का फैक्टर, जैसे क्या बोलते हैं, ज्यादा लोग जो, ज्यादातर ये ओल्डर एज में या 30 अबव वाले एज रेसेस में देखने को मिलता है। इसमें लॉन्गर पीरियड ऑफ टबैको यूज किया गया होता है, तो अब ये एज फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और सेक्स में भी, सेक्स इन द सेंस की मेल और फीमेल में का भी डिपेंडेंसी होती है।
ठीक है, कॉजेज इसमें इसकी ये देखिए इस तरीके से इसके पिक्चराइजेशन है। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से कैंसर फैल रहा है। ओके, तो मैडम आप देख लीजिए, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। Okay, then we have come to the clinical manifestation. Here, the clinical manifestation means the symptoms of mouth cancer, including the following. जैसे पेनलेस सॉर हो रहे हैं, मास फॉर्मेशन हो रहा है जो कि हील नहीं हो पा रहा है काफी लंबे समय तक। ठीक है, जैसे कि आपको देखने को मिलता है कई बारी। ओके, सो यहाँ पे पेनलेस सॉर और मास्क होते हैं जो कि हील नहीं होते। पेनलेस लम्स एंड द लिप्स, लम्स हो जाते हैं लिप्स के ऊपर। ठीक है, लम्स इन द सेंस की गांठें बन जाती है। ठीक है, और माउथ में भी ऐसे होता है और थ्रॉट में भी ऐसे ही देखने को मिलता है। यूजुअल रेड इन कलर और वाइट इन कलर के पैचेस बन जाते हैं माउथ पर और लिप्स पर। वाइट पैचेस जैसे ल्यूकोप्लेकेलिया, ठीक है, मोस्ट कॉमनली सीन होता है वाइट पैचेस, समटाइम्स मैलिग्नेंटेड। फिर आता है मिक्स्ड रेड एंड वाइट पैचेस जिसको हम हिट्रो ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, आर मोर कॉमन एंड लाइकली टू वाइट टू बिकम मैलिग्नेंट। फिर आता है रेड पैचेस जिसको हम इर्थ्रोप्लेकिया कहते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। ब्लीड इन माउथ, बेड ब्रेथ, हार्सनेस और चेंज इन वॉइस होती है। डिफिकल्टी ऑफ च्यूइंग, मूविंग टू अ जॉ और टंग। ठीक है, इरिटेशन होता है, नंबनेस होती है। परसिस्टेंट सॉर और सॉर थ्रॉट होते हैं, इसमें पेनफुल सॉलोइंग, वेट लॉस होता है। स्वेलिंग होती है जॉ में और पेन होता है 1 year विदाउट हियरिंग लॉस। सो ये था इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो इतनी सारी चीजें इसको देखने को मिलती है जनरली हमको। ठीक है, कॉमनली हमको ये सब देखने को मिलता है। फिर आते हैं हम इसके मैनेजमेंट पे। इसके पहले मैं आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताऊंगी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है कि ये हम किसी कॉज को उठाकर इसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप स्टडी होती है कि किस तरीके से कैंसर अफेक्ट कर रहा है सभी जगह पे। सो पैथोफिजियोलॉजी जैसे कि ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल चेंजेस, है ना, और इटियोलॉजिकल फैक्टर। यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि टबैको, है ना, तो यहाँ पे लिख दिया हमने टबैको के बारे में। ठीक है, टबैको के बारे में लिखने के बाद यहाँ पे आते हैं हम, इसने क्या किया, अफेक्ट द माउथ एंड ऑफ अ सेल ऑफ माउथ ऑफ सेल ऑफ माउथ, सॉरी,
cell of mouth, है ना, and then the cell become or it should be right like this. The cell grew abnormally. ठीक है, abnormally ग्रो करी, फिर क्या हुआ यहाँ पे, सेल ने abnormally ग्रो करना चालू कर दिया बल्क में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे माउथ में क्लिनिकल सिम्टम्स शो हो रहे हैं, which leads to कैंसर ऑफ ओरल। इस तरीके से इसकी पैथोफिजियोलॉजी बन रही है। पहले क्या हो रहा है, किसी इटियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, फिर ये क्या कर रहा है, सेल माउथ की सेल को ग्रो कर रहा है, फिर वो जो सेल ग्रोथ हो रही है वो एबनॉर्मली हो रही है और बल्क में हो रही है, जिससे कि क्या हो रहा है, हमको क्लिनिकल फैक्टर्स देखने को मिल रहा है और वो लीड क्या कर रहा है, कैंसर को लीड कर रहा है। इस तरीके से हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट के बारे में, जिसको हम ओरल कैंसर बोलते हैं, या फिर ट्रीटमेंट में इंक्लूड सर्जरी, जैसे रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और सम पेशेंट हैव कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट, ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट लेते हैं। तो हम इसका डायग्नोसिस देखेंगे। डायग्नोसिस में हम क्या देखेंगे कि कैंसर कैसे डिटेक्ट किया, ये सारे अगर उसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है तो डिटेक्ट हो जाएगा उसका कि वो कैंसर है। अब उसका मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट हमारा बाद में आता है। तो मैनेजमेंट 3 तरह का होता है। पहला होता है मेडिकल, दूसरा होता है सर्जिकल, तीसरा होता है हमारा जो थर्ड स्टेज का कैंसर होता है रेडिएशन, या फिर हम रेडिएशन के थ्रू कर रहे हैं। वैसे मेनली 2 तरह का होता है और उसके बाद होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ये 3 तरह का मैनेजमेंट हुआ, पहला मेडिकल, दूसरा सर्जिकल, तीसरा होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसमें ओरल कैंसर कैसे ट्रीट किया जाता है, इट इंक्लूड द सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी, पेशेंट हैव कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या रेडिएशन थेरेपी कैसे, कीमोथेरेपी या फिर कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, देखो मेडिकल मैनेजमेंट तो हम तब करेंगे जब हम इसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे होंगे। अब देखो कैंसर की कोई ऐसी मेडिकेशन तो आई नहीं जो कैंसर को हील करे, तो इसके जो सिम्टम्स हमको शो हो रहे हैं, सिम्टम्स क्या क्या शो हो रहे हैं, जैसे वेट लॉस होना, पेन होना, है ना, फटीग होना, और ये सारे क्या है इसके सिम्टम्स है। तो उसके लिए हम जो दवाई दे सकते हैं वो हम देंगे। बाकी हम सीधा सर्जरी पे जंप करेंगे। तो सर्जरी पे क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंट सर्जरी टेक्निक रिमूव द स्पेसिफिक टाइप ऑफ ओरल ट्यूमर्स, जैसे कि प्राइमरी ट्यूमर रिसेक्शन, मैंडिबल मतलब जो हमारी ये जॉ लाइन है उसको ही मैंडिबुलर रेक्टोमी होती है, मैक्सिलेक्टोमी होती है, जिस जगह पे कैंसर हो रहा है या मतलब गाल वाला एरिया में मैक्सिला के पोर्शन में हो रहा है तो वहां पे उसी को भी हटा दे। फिर आता है मोहर्स माइक्रोग्राफिक सर्जरी या फिर लैरेंजेक्टोमी, लैरिंग्स तक पहुंचा है तो लैरेंजेक्टोमी, लैरिंग्स को ही हटा दे। फिर आता है रेडिकल नेक डिसेक्शन, ठीक है। फिर आता है प्लास्टिक सर्जरी। इस तरीके से हम कैंसर को हटा सकते हैं। फिर आता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में हम रेडिएशन करके कैंसरस सेल जो है उनको ही हटा देते हैं, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी में हम क्या करते हैं, जो कैंसरस सेल्स होती है उन्हीं ही हटा देते हैं, जिसे बोथ काइंड ऑफ थेरेपी वो लोग लेते हैं। एक सर्जिकल रेडियो एक्टिव थेरेपी जो होती है उसके थ्रू हम ये हटा देते हैं। नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है, कीमोथेरेपी ड्रग यूज्ड फॉर मोर ऑफन कैंसरस और ओरल कैविटी, जिसमें हम 5 FU लेते हैं, 5 फ्लोरोसिल टैबलेट्स लेते हैं, जिसको हम कीमोथेरेपी के अंदर इंक्लूड करते हैं, जिसको कार्बोप्लेटिन होता है, टैक्सीटेलिक्स होता है, डोसोटैक्टल होता है, मेथोट्रेक्ट्रेट होता है, आइफोफेडमिन और
माइसिन होता है। इस तरीके से कीमोथेरेपी इसकी यूज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। ये था हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, कीमोथेरेपी को आप काउंट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें हम टैबलेट्स वगैरह देते हैं, कीमो करते हैं, तो मेडिकल मैनेजमेंट में, पर ये सर्जिकल मैनेजमेंट में ही काउंट होगा। ओके ओके, फिर आप ये बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो प्री और पोस्ट ऑपरेटिव दोनों मैनेजमेंट होंगे। ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो कि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मॉनिटर ऑफ रेस्पिरेटरी, पहले मेंटेनिंग पेशेंट एयरवे, उसका एयरवे मेंटेन करना है, क्योंकि ओरल कैंसर है तो एयरवे प्रॉपर नहीं होगा, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है ना। पेशेंट को वेंटी पे भी रखना पड़ सकता है, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे ये हमको उसमें देखना होगा। सो यहाँ पे मॉनिटर द रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, किस तरीके से पेशेंट कितने डेप्थ में ब्रीदिंग कर पा रहा है, कितना उसका ब्रीदिंग पैटर्न है, ये देखना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कितने फॉर्म में वो रेस्टलेसनेस हो रहा है ना। अगर उसको डिसएपनिया तो नहीं हो रहा और साइनोसिस तो डेवलप नहीं हो रहा, इस तरीके से हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, जब हम सर्जरी कर रहे होंगे तब पेशेंट को प्रॉपर एयरवे होना चाहिए, नहीं तो उसे सांस लेने में दिक्कत तो पेशेंट शॉक में जाके डेथ भी कॉज हो सकती है। तो इस तरीके से पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसकी एक्यूरेट ब्रीदिंग साउंड आ रही है कि नहीं, रेस्टलेसनेस तो नहीं हो रहा, डिसएपनिया तो नहीं हो रहा, लैक ऑफ ऑक्सीजन तो नहीं हो रहा जिसके कारण साइनोसिस हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा हो तो क्या करना है, एलिवेट करना है बेड को 30 to 45 डिग्री फाउलर पोजीशन में। ठीक है, उसके बाद लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए बोलना है कि भाई आप गहरी सांस लेके देखो अच्छे से आपको लेते बन रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर ह्यूमिडिफिकेशन करना है ना, कंप्रेस्ड एयर, ऐसे सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करना है जिसमें उनको फ्लूइड इनटेक वगैरह हो और ऐसी उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो, ये सारी चीजें उसमें हो। ठीक है, द नेक्स्ट इज प्रोवाइड सप्लीमेंट और ह्यूमिडिफिकेशन देना है, इंकरेज करना है पेशेंट को कि डीपली ब्रीथ और कफिंग करे, जिससे कि हम गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि जब हम खांसते हैं तो हम गहरी सांस लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से फिर आता है मेंटेन प्रॉपर पोजीशन ऑफ लैरेंजेक्टोमी और ट्रैकियोटोमी। ठीक है, मेंटेन क्या करना है, प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड मेंटेन करनी है, जिसमें हम लैरेंजेक्टोमी और ट्रैकियोस्टोमी करेंगे ट्यूब की। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग एबिलिटी टू कम्युनिकेट। सेकंड हम क्या मैनेज करेंगे कि उसकी एबिलिटी ऑफ, क्योंकि देखो माउथ का कैंसर है तो बोलने में बहुत दिक्कत होगी, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं उसका, यहाँ पे हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपका जो बोलने में आपको जो डिफिकल्टी हो रही है आप उसको ठीक से बोले। ठीक है, जैसे कि हम उनको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे उनको पेंसिल और पैड पेंसिल प्रोवाइड करेंगे, जिससे हम वो नोट लिखकर अपनी कम्युनिकेशन को बता सके, या फिर मैजिक स्केल, मैजिक स्लेट जो होती है जिसमें हम लिखकर रब कर सकते हैं, अपने आप ही मिट जाता है, वो हम कर सके। ठीक है, या फिर पिक्चर या फिर अल्फाबेट या फिर साइन लैंग्वेज उनको सिखाएं, जिससे कि उनका कम्युनिकेशन हो सके, वो बता सके, या फिर ये हम प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन देंगे। ठीक है, इन इम्प्रूविंग द एबिलिटी टू कम्युनिकेट। फिर आता है ऑल सफिशिएंट टाइम ऑफ कम्युनिकेट, पेशेंट लॉस ऑफ स्पीच हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है और अल्टरनेट कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसके फ्रस्ट्रेशन और ब्लॉक एक्सप्रेशंस को हम दूर करेंगे। फिर आता है कॉशन, पेशेंट to use voice until physician give permission to the proper vocal cord। ठीक है, उनको ऐसी वोकल कॉर्ड की परमिशन मतलब देंगे कि वो अपनी चीजें को ठीक तरीके से बोल सकें, बता सकें। ठीक है, फिर आता है मेंटेन स्किन और टिश्यू इंटीग्रिटी, ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, 30 to 40 डिग्री एलिवेट करो, फेशियल ओडीमा नहीं होना चाहिए, मतलब कॉफीनेस नहीं दिखनी चाहिए, है ना। तो उस चीज को हम मेंटेन कर सकते हैं। ओके,
Then what we have to do is monitor the body drainage. सर्जिकल साइट में से जहाँ पे सर्जरी हुई है उस जगह पे ड्रेनेज तो नहीं हो रहा, ये चीज हमको चेक करते रहनी है। एडमिनिस्टर करना है, ओरल इंट्रावीनस देना है, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक्स भी देना है जिससे कि हेल्प हो प्रिवेंट टू कंट्रोल द इन्फेक्शन, ठीक है। फिर आता है मेंटेन द पेन एंड डिस्कम्फर्ट, मिनिमाइज करना है पेन और डिस्कम्फर्ट को, जिससे कि हम बैक रब दे, पोजीशन चेंज करवाए, डाइवर्शनल एक्टिविटीज करवाए जैसे टेलीविजन विजिटिंग और रीडिंग, ये सब करवा सकते हैं जिससे उनको रिलैक्सेशन फील हो, ठीक है। सपोर्ट करें हेड और नेक को पिलोज के थ्रू, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्टिविटी लैक ऑफ सपोर्ट हो सकता है तो उसका पेन भी ज्यादा होगा। मसल्स एक्टिविटी कराए, जो पेनफुल सरफेस है, डीमा है, स्ट्रेन हो रहा है उसमें सूचर लाइनिंग में, तो उसको और सॉलिंग में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए सक्शन वगैरह करते रहें, ठीक है। सलाइवा सॉलो करने में दिक्कत होती है तो थूक जमा होता रहता है तो सक्शन वगैरह करें। प्रोवाइड ओरल इरिगेशंस, ओरल इरिगेशन और एनेस्थेटिक स्प्रेज दे, गागल करें जिससे कि जो माउथ में डिस्कम्फर्ट हो रहा है और उसको से ब्रश वगैरह कर नहीं सकते तो ऐसे हम एनेस्थेटिक स्प्रेज दे सकते हैं, एनेस्थेटिक स्प्रे दे सकते हैं जिससे उनको दिक्कत ना हो और वो गार्गल कर सके, ठीक है। हीलिंग और रिड्यूस हेल्स्टोलिस, एनाल्जेसिक्स दे जैसे कि कोडीन, एटिलेक्टेशिया, प्रोडोक्साइन, इंडिकेट भी उनका पेन रिलीफ होगा उससे। फिर आता है प्रमोटिंग ओरल म्यूकोजा, हेल्दी ओरल म्यूकोजा, सलाइवा, टंग, लिप्स, गम्स, इसमें ओरल कैविटी में चेंजेस नोट करें। सलाइवा कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, इट मे बी एक्सपोज टू द टिश्यू, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये टिश्यू को एक्सपोज कर सकते हैं और वो पेट तक भी जा सकता है क्योंकि सलाइवा हम सॉलो करते हैं, उसमें कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं तो वो टिश्यू में एक्सपोज होके और फिर वो पेट तक जा सकते हैं, तो उससे प्रमोट होगी हेल्थ, ठीक है। और माउथ, पैलेट, टंग फ्रीक्वेंटली हम क्या करें, रिस्क ऑफ बैक्टीरिया को देखो, हमारे सलाइवा टिश्यू हीलिंग प्रॉपर्टीज रखता है तो ये सारी चीजें और ऐसा एज एन लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो अल्कोहल बेस्ड हम माउथ वॉश वगैरह ना दें, हम उनको ऐसे ही मुंह से या बेकिंग राइजिंग सोडा जो होता है उससे हम मुंह क्लीन करने बोले, सलाइवा कंटेन होगा उससे, तो इस तरीके से हम इसका नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंटेनिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, एक्सेप्टेंस द अल्टरनेट बॉडी लैंग्वेज इमेज, इस तरीके से, क्योंकि पेशेंट क्या है, सर्जरी हुई है, चेहरा एक ऐसा हिस्सा है जो फोकस्ड करने वाला होता है, वो शायद उनको इमेज प्रॉब्लम भी हो सकती है तो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट वगैरह देके सेल्फ स्टीम बढ़ाकर उनको बोलना है कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पेशेंट को हेल्प करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज हमने माउथ कैंसर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अलग तरह का कैंसर जो कि मैलिग्नेंट होगा। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर कोई भी तरह का डाउट है तो आप यहाँ आकर पूछ सकते हैं और मैं आपको ग्रुप पर भी आंसर करूंगी अगर आप क्वेश्चन रेज करेंगे, ओके। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।